प्रश्न 9 बी। जंगल और जनजातियों के बीच परंपरागत प्रतीकात्मक संबंध। उक्त कथन का परीक्षण कीजिए। उत्तर: जंगल और जनजातीय परस्पर पूरक है। परिणामतः वे वर्तमान में भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के साथ ही जंगल से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। जंगल न केवल उनकी आर्थिक ज़रूरतों में मददगार है, अपितु सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में भी वे जंगल के अंत्योदयश्री है। आर्थिक क्षेत्र में विस्तारपूर्वक देखें तो उनका जीवन आंशिक रूप से ही सही लेकिन गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। वे जंगल में जलाऊ लकड़ियाँ, पशुचारक, लघु वनोपज एवं औषधियाँ प्राप्त करते हैं। इनका अन्य लाभ आदिवासियों के साथ ही सरकार को भी प्राप्त होता है एवं सरकारी राजस्व में भी वृद्धि होती है। लघु वनोपज एवं औषधियाँ प्राप्त करते हैं। इसका अन्य लाभ आदिवासियों के साथ सरकार को भी प्राप्त है एवं सरकारी राजस्व में वृद्धि होते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में तो और अभी ज़्यादा वे वनों से जुड़े हुए हैं। उनके प्रत्येक कार्य अपने पूर्वजों के नाम से रोपे गए पौधों की पूजा से शुरू होती है, जिनकी पूजा कर वे स्वस्थ और समृद्धि की कामना करते हैं। इन सांस्कृतिक महोत्सव में वे अपने लोक कलाओं, लोक संस्कृतियों का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके लोकगीतों एवं कलाओं, नृत्यों एवं चित्रकारी में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। इसलिए यह कथन कि जंगल और जनजातियों के बीच परंपरागत प्रतीकात्मक संबंध है पर्याप्त नहीं जान पड़ता है, क्योंकि प्रतीकात्मक संबंध जनजातियों का जंगल से नहीं बल्कि वर्तमान से तथा कथित विकासमुखी समाज एवं सरकारों का है, जो विकास के नाम पर जंगलों का समूल नाश करने में लगे हुए हैं, जिनका दुष्परिणाम जलवायु परिवर्तन के जैसी भयावह समस्या से रूप में आज हमारे सामने है। इसलिए यह कथन पूर्णतः सत्य अथवा असत्य के करीब न होकर आंशिक सत्यता ही रखता है। इस कथन के स्थान पर हमें यह कहना चाहिए कि जंगल और जनजातियों के बीच परंपरागत अभेदात्मक संबंध है, जो ज़्यादा उचित जान पड़ता है। प्रश्न 9 सी। 5वीं और 6वीं अनुसूचियों की व्याख्या कीजिए। उत्तर: भारतीय संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूचियों में अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई एवं आर्थिक अस्तित्व की सुरक्षा का अति महत्वपूर्ण प्रावधान करती है। इन अनुसूचियों को भारतीय संविधान में शामिल करने का उद्देश्य था बिना किसी बाहरी रुकावट के लोगों को अपने मौजूदा अधिकारों का पूरा लाभ उठाने में सहायता करना। दोनों अनुसूचियों में भिन्न राज्यों को शामिल किया गया। 5वीं अनुसूची में कुल 10 राज्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना शामिल किया गया। वहीं 6वीं अनुसूची में 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर शामिल है। इन दोनों अनुसूचियों का लक्ष्य जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाना और उन्हें स्वायत्तता प्रदान करना है, जिनमें सरकार को सफलता भी मिलती है। सरकार ने इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के निवेश, सरकारी योजनाओं का दूरस्थ इलाकों में क्रियान्वयन, भूमि अधिग्रहण कानून को अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास किया है। जनजातीय लोक कला, लोक संस्कृति, लोक साहित्य के संरक्षण का प्रयास, अधोसंरचना विकास, जनजातीय प्रशासनिक तंत्र को मान्यता, प्रांतीय प्रशासन के गठन के मांग को स्वीकृत, जन स्वास्थ्य की उपलब्धता, तकनीक के माध्यम से दूर दराज के इलाकों में संचार व सूचना प्रौद्योगिकी के पहुँच की सुनिश्चितता आदि का प्रयास किया है। किंतु वर्तमान परिस्थितियों में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई खुले बाजार की नीतियाँ ने भारत के आदिवासियों की सामाजिक संस्कृति अस्तित्व की सुरक्षा की समस्या भी खड़ी की है। इसी अस्तित्व की सुरक्षा के डर में दूरवर्ती क्षेत्रों में आदिवासी
विचारधारा के प्रोत्साहन एवं नस्लवादी गुटों की उपस्थिति आदि से भी सहायता की है। अंततः सरकार को 5वीं एवं 6वीं अनुसूची के राज्यों के प्रावधानों को ज़मीनी स्तर पर और अधिक प्रयास करने उतारने की ज़रूरत है। साथ ही दोनों अनुसूचियों के पुनर्मूल्यांकन की भी आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2014 छत्तीसगढ़ की कला। प्रश्न 1 फाग से आप क्या समझते हैं? उत्तर, फाग गीत छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध लोक गीत है जो कि फाल्गुन पूर्णिमा के आसपास गाई जाती है। गीत के दौरान लोग एक दूसरे से गीले सीखे गुलाकर गुलाल फाग लगाते हैं। साथ ही युवकों की टोलियां घर घर जाकर गीत गाकर डंडा नाच भी करती है। फाग मीन्स होली।